लगन, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास। दौलतमंद बनने की ओर 8वां कदम। चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं और उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है, प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वो लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह से वो अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। हेनरी फोर्ड को भी क्रूर और निर्मम समझा जाता रहा है। ये गलतफहमी इसलिए हुई कि वो ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते और जुटे रहने के लिए जोर देते थे। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वो अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु ये गुण इंसान के कैरेक्टर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझ लेना चाहिए और इनके साथ लगन को मिला लेना चाहिए। अगर आप इस किताब को इस इरादे से सुन रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप चैप्टर 2 में दिए गए 6 कदमों का अनुसरण करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से न हों जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हों और जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योजना है, तब तक आप निर्देशों को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। समूची उपलब्धि का शुरुआती पॉइंट है चाहत। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है, अगर आप पाएं कि आप में लगन की कमी है तो इस कमजोरी का इलाज यह है कि आप अपनी चाहत की आग को प्रबल बना लें। इस किताब को पूरा सुनें और फिर चैप्टर 2 पर लौट आएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से इन निर्देशों का पालन करेंगे, उससे यह स्पष्ट रूप से साबित होगा कि आप में धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अब भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इसी चेतना के विकसित होने के बाद आती है। दौलत उस आदमी की तरफ खींची आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पानी समुद्र की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड की शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोग पूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। सेल्फ सजेशन और कॉन्शियंस के चैप्टर्स में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पाएंगे। इन चैप्टर्स में बताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके कॉन्शियंस में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी इच्छित वस्तु आपको प्रदान न कर दे। उस पॉइंट के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी।
चाहे आप जाग रहे हों या सोए हुए हों, आपका कॉन्शियस हमेशा काम करता है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा, जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत न बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे किसी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मन इसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मन इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, और इसमें इन्हीं नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मन में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मन को अपने आप जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए चेतना को सचेत रूप से लागू करने की या विकसित करने की कोई जरूरत नहीं होती। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है जब तक कि आप में वो चेतना न उत्पन्न हो जाए। इस पिछले पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें और इसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने के पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जागे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले पा रहे या फिर एक मसल भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मसल्स पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ की उंगलियों को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को अपनी पूरी उंगलियों तक ले जाते हैं जब तक कि आप उसे उठा न लें। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मसल पर नियंत्रण कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप एपीआई मांसपेशीय तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। आप पाएंगे कि अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी तकनीक की आवश्यकता होगी। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति बढ़ाकर प्रयास करते रहें जब तक कि आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल न हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी ही धीमी क्यों न हो। लगन के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसीलिए हासिल की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया था और उन्हें मजबूरन लगनशील बनना पड़ा। जिन्होंने लगन की आदत डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वो कितनी ही बार असफल हो जाएं, पर वो आखिरकार शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभवों द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं और अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे बाद में दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इतिहास से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग इम्तिहान नहीं देते वो इसमें पास नहीं होते। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वो लक्ष्य हासिल होता है जिसका वो पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें फिजिकल समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये ज्ञान की हर असफलता अपने साथ
अपने ही बराबरी के लाभ का बीज लाती है। इस नियम के एक्सेप्शंस हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतना जुड़ी हुई हैं कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वो कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पराजय कुछ और नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकारते नहीं, परंतु हम जिसे देख नहीं पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वो ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो न लोगों की मदद के लिए आगे आती है, जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को कोई नाम देना चाहें तो हमें इसे लगन कहना होगा। हम सभी ये बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन न हो तो वो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। लगन की शक्ति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हॉलीवुड। दुनिया के हर कोने से लोग हॉलीवुड आते हैं ताकि वो ताकत, धन, भाग्य, प्यार और शोहरत कमा सकें, या फिर जो भी इंसान सफलता के रूप में देखता है वो सब हासिल कर सकें। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने हॉलीवुड में कदम रखा और दुनिया ने देखा कि एक और व्यक्ति ने हॉलीवुड पर अपना कब्जा जमा लिया। पर हॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को जमने नहीं देता। इसके लिए योग्यता के साथ कभी हार न मानने की आदत होना चाहिए, तभी हॉलीवुड उस पर पैसों की बारिश करता है। पूरा रहस्य सिर्फ एक शब्द में है और वो शब्द है लगन। एक्टर जिसने हमें एशिया के मार्शल आर्ट्स के लिए जागरूक किया था वो था ब्रूस ली। उसे जाने कब का भुला दिया गया होता अगर उसके पास लगन न होती। ली चीन से अमेरिका सिर्फ सपना और अपने साथ कठिन परिश्रम की ताकत लेकर पहुंचे। अपनी युवावस्था में उन्होंने कंगफू पर महारत हासिल कर ली थी और फिर वो कंगफू के प्रोफेसर बन गए, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य एक्टर बनने का था। उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी पर छोटे मोटे रोल किए, पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिलने वाला था जब टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर को एक कुंग-फू सीरियल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान हो। वो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए थे और उन्हें उस रोल को पाने की उम्मीद जागने लगी थी, पर दुर्भाग्यवश वो रोल एक अन्य एक्टर डेविड कार्डाइन को दे दिया गया था। निराश ली एक्टिंग छोड़कर फिर से प्रोफेसर बनने जा रहे थे। जब एशियाई लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें हार न मानने का और कार्य के प्रति लगन से समर्पित रहने का सुझाव दिया। जल्दी ही यह बात फिल्म इंडस्ट्री के हर तरह के लोगों के बीच फैल गई और ली ने नए रोल के लिए प्रयास करना जारी रखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई फिल्मों में कई रोल किए और उनकी छवि एक ऐसे एक्टर के रूप में बनी जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के प्रति संपूर्ण विश्व में जागरूकता फैलाई। इसी वजह से उनका एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सम्मान किया जाता है। ये दुखद था कि उनके इस सफलतम जीवन का अंत बहुत ही कम आयु में हो गया, पर उनकी प्रसिद्धि आज भी है। ब्रूस ली को सिर्फ उनके फॉलोअर्स द्वारा ही नहीं याद किया जाता, बल्कि उन लोगों के द्वारा भी याद किया जाता है जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब उनका जन्म हुआ था। आज भी उनके टीवी शो और फिल्में संपूर्ण विश्व में देखे जाते हैं। बच्चन साहब की कविता भी इस बात पर सटीक बैठती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है, जो इस तरह से हैं। पहला, निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं ये जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
ये एक दृढ़ निश्चित व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। दूसरा, चाहत। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल चाहत हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। तीसरा, आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। आत्मनिर्भरता उस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा विकसित की जा सकती है जिसका वर्णन आत्म सुझाव वाले चैप्टर में है। चौथा, योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वो कमजोर और पूरी तरह से अव्यवहारिक हों, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। पांचवां, सटीक ज्ञान। यह जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या ओवरव्यू पर आधारित हैं, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। छठा, सहयोग। सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावपूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। सातवां, इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। आठवां, आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मन दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसी इसे खुराक दी जाती है। डर सबसे बुरा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होगी। युद्ध में सक्रिय रहने वाला हर आदमी ये बात जानता है। लगन की कमी के लक्षण। लगन के विषय को छोड़ने से पहले अपनी लिस्ट बना लें और खास तौर पर यह निर्धारित कर लें कि आप में कहीं इस जरूरी मन की कमी तो नहीं है। साहस के साथ अपनी जांच करें और पॉइंट बाय पॉइंट जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं हैं। इस एनालिसिस से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। यहां पर आपको बहुत सारे शत्रु मिलेंगे जो आपके और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहां पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण ही नहीं मिलेंगे बल्कि गहराई में बैठे इस कमजोरी के इलॉजिकल कारण भी मिलेंगे। इस लिस्ट को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो ये वो कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। पहला, आप क्या चाहते हैं ये जानना या इसे ठीक ठीक और स्पष्ट रूप से परिभाषित न कर पाना। दूसरा, टाल मटोल की आदत, चाहे इसके पीछे कारण हो या ना हो, आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। तीसरा, विशेष ज्ञान हासिल करने में रुचि की कमी। चौथा, अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने के बजाय हर अवसर पर अपने हाथ से केस को दूसरे के हाथ में देने की आदत, इसमें भी बहाने बनाए जाते हैं। पांचवां, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। छठा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इस बीमारी का कोई सार्थक इलाज नहीं है और जिनको ये बीमारी है उनके लिए कोई आशा नहीं है। सातवां, उदासीनता, जो आमतौर पर सभी केसेस में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनसे संघर्ष किया जाए। आठवां, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। नवां, चाहत की कमजोरी, कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10वां, पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या उत्सुकता। 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक पर आधारित।
11वां, सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसीलिए उनका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। 12वां, विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ न उठाने की आदत। 13वां, दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ इमेजिनरी दुनिया में विचरण करना। 14वां, अमीरी के लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा का अभाव। 15वां, अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो आमतौर पर जुए या ऐसी ही आदतों में झलकती है। 16वां, आलोचना या फिर क्रिटिसिज्म का डर। कई लोग सिर्फ इसलिए योजनाएं नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। ये शत्रु इस लिस्ट में सबसे प्रमुख है क्योंकि यह आमतौर पर कॉन्शियंस में रहता है जहां इसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। बाद वाले चैप्टर में 6 मूलभूत डरों को देखें। आइए अब हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करें। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदार, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति दे देते हैं कि वो उन्हें प्रभावित करें। वो अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा ये होता है कि वो जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। जो भी इस प्रकार के डर के सामने हार मानता है वो जानता है कि उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट होती है और हासिल करने की इच्छा भी। लाखों लोग कॉलेज छोड़ने के बाद मेजर शिक्षा हासिल करने के लिए विचार को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। अनगिनत स्त्री पुरुष, युवा और बूढ़े अपने रिश्तेदारों को यह अनुमति देते हैं कि वो कर्तव्य के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दें, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कर्तव्य का यह मतलब नहीं होता कि कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर ले और अपने जीवन को अपने हिसाब से न जिए। लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें समाज से डर होता है कि असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगा। इन मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या करियर चुनने को भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो ये कह सकते हैं, ज्यादा ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जब एंड्रू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा और ये सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, ये काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा। तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे और तुम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वैसे भी तुम हो कौन जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ। याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो। तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चला गया है, और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया। यही और इससे मिलते जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक से मेरी तरफ आने लगी है और मेरी हंसी उड़ाने पर तुली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कि हर कोई ये चाहता हो कि मैं
कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लूं। मेरे पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोंट दूं, इससे पहले कि ये मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजरा हुआ हर पल, हर मिनट उसके जिंदा रहने को अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकांश विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से वो योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। आलोचना से न घबराने वाला एक बेहतरीन उदाहरण फ्रेड स्मिथ हैं, जिनके ऊपर आलोचना का कोई असर नहीं पड़ा और वो दृढ़ता से अपने सपने को पूरा करने पर लगे रहे। फेडरल एक्सप्रेस की इसी सफलता को पिछले चैप्टर में बताया गया है। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि फिजिकल सफलता, सांसारिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं वो लगभग हमेशा ही निराश होते हैं, क्योंकि वो एक और महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वो ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। टॉम मोनागन को ही देख लें, जिन्होंने डोमिनोज पिज्जा को एक स्टोर से दुनिया भर में हजारों होम डिलीवरी आउटलेट्स में तब्दील कर दिया। ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए 30 वर्ष का समय लग गया। सन 1989 में उन्होंने समाज सेवा के लिए अपनी सफलतम कंपनी को बेचने का निर्णय ले लिया, परंतु उनका प्लान सफल नहीं हो सका। जिस कंपनी ने डोमिनोज पिज्जा को खरीदा था वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई, जिस कारण लगभग 2.5 वर्षों के बाद मनोगम को फिर से वापस आना पड़ा। कम्युनिटी को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम और लगन की जरूरत पड़ी। मनोगम ने यह समर्पण अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था। बचपन में ही उन्होंने नुकसान, गरीबी और कुप्रथाओं से एक उद्यमी के रूप में पहचान बनाई थी। एक बार फिर से उन्होंने 6000 स्टोर्स पहुंचाने में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी। इन 6000 में से 100 स्टोर यूनाइटेड स्टेट्स में ही थे। एक बार फिर से चेन जब अपनी गति से बढ़ने लगी, मनोगम ने प्रमोशन के लिए एक नया डिलीवरी नियम लागू किया। इसने ग्राहकों को उनके घर में 30 मिनट में डोमिनोज पिज्जा पहुंचाने की सुविधा दी। 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में डिलीवरी करने वाले वाहनों की रफ्तार के कारण उन्हें कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। एक महिला जिसे इसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा था, मनोगम ने उसे $30 लाख दिए। अंत में एक और महिला को $780 लाख देने पड़े। इसके पश्चात उन्होंने इस 30 मिनट गारंटी नियम को हटा लिया। इस भारी नुकसान के बावजूद मनोगम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अधिक पैसा, अधिक ताकत और समय लगाया और अपनी कंपनी को फिर से गति पकड़ा दी। उनके इस लगन और सकारात्मक सोच ने उनकी टीम को प्रोत्साहित किया और यही कारण है कि डोमिनोज अपनी इंडस्ट्री में सबसे सफल कंपनी है। आप जिन पहले 100 लोगों से मिले उनका टेस्ट करें, उनसे पूछें कि वो जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं, और उनमें से 98 लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे। अगर आप जवाब देने के लिए उन पर जोर डालेंगे तो कुछ कहेंगे सुरक्षा, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे सुख, बाकी कहेंगे शोहरत और शक्ति, और बचे हुए लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन, गाने, नाचने या लिखने की योग्यता। परंतु उनमें से कोई भी इनको परिभाषित करने में असमर्थ नहीं होगा या आपको उस योजना के बारे में हल्का सा संकेत भी नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वो अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती, अमीरी
निश्चित योजनाओं पर रिएक्शन के रूप में ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हों और निरंतर लगन हो। लगन कैसे विकसित करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हों या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। तो आवश्यक कदम इस तरह से हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा, एक मन जो सभी नकारात्मक और डिमोटिवेट करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। चौथा, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करें। ये 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलॉसफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन 4 कदमों को अपनी आदत बना लें। यही वो कदम है जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वो कदम हैं जो विचार को स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वो कदम हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांस्कारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वो 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वो कदम हैं जो सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलवाते हैं। जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं, उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार है। ये पुरस्कार है अपना खुद का भविष्य लिखने का अधिकार और जीवन से अपनी मुंह मांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। लगनशील व्यक्तियों के पास वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मन में किसी तरह की स्पिरिचुअल, मेंटल या फिर केमिकल गतिविधि को उत्पन्न करता है जो मेटाफिजिकल शक्तियों को उनके संपर्क में ले आती है? क्या असीम शक्ति उस शक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है जब सारी दुनिया उसके विचार खेमे में हो? ये और इसी तरह के कई और सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों को ओवरव्यू किया, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया, तथा शुरुआत में उनके पास लगन के सिवाय कुछ भी नहीं था। थॉमस अल्वा एडिसन को ले लें, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वो विश्व के महान आविष्कारक बन गए और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। मुझे एडिसन और फोर्ड का एनालिसिस करने का सुखद अवसर मिला है और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है और इसलिए मैं ये बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूं कि मैंने उन दोनों में ही लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा जिससे ये दूर दूर तक आभास हो कि वो उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल होने पर थोड़ी बहुत भी जांच पड़ताल करता है तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि उनकी सफलता के मुख्य स्रोत दृढ़ता या लगन, कोशिश और निश्चित लक्ष्य थे। समर्पण और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण स्टारबक मैन होवार्ड शुल्ज हैं। किसी नए विचार के सफल होने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है: उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। शुल्ज को सिएटल में एक छोटी सी कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके कुछ आउटलेट्स थे, उसमें सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए नौकरी मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र मात्र 29 वर्ष थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस नई नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। 1 वर्ष के बाद शुल्ज एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में
उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफी बार में एक कप कॉफी से होती है। काम के पश्चात मित्र और कोवर्कर्स एक बार फिर से कॉफी बार में मिलते तथा घर वापस जाने से पहले कॉफी की चुस्की का आनंद लेते। ये इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। शूल्स के मन में यह विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगा कि स्टारबक्स की शानदार कॉफी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। इस चेन को बनाना शूल्स का जुनून बन गया। वो कॉफी बार की चेन बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। परंतु स्टारबक्स कॉफी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वो कॉफी व्यापार के होलसेल व्यवसायी थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए शूल्स ने स्टारबक्स की नौकरी छोड़ दी। सन 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफी बार खोला। ये तुरंत ही सफल हो गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला, उसके बाद वैंकूवर में खोल लिया। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। शूल्स को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार क्वालिटी वाली कॉफी एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी ये सोच सच में कारगर साबित हुई और सन 1988 तक उनकी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफी बार खोल दिए, जहां व्यावसायिक लोग काम के पश्चात बैठकर बात करें और कॉफी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य के दबाव से बाहर निकल सकें। उनकी ये सोच यहां तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने के बजाय एक कप कॉफी पर करने लगे। परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से उबने के बाद, फिल्म देखने के बाद यहां बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान पर गया। सिर्फ 1989 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था, पर शूल्स ने हार नहीं मानी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस कंपनी को दृढ़ करने का यही एक रास्ता है। यह नुकसान जल्द ही लाभ में बदल जाएगा। एक बार सिएटल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ तो शूल्स ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार पर अमल किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व के घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नमूना बन चुका है। इसने शूल्स को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया।